हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीथ। ठीक है, एक्सरसाइज 10 ब्रीथ। इसमें बेसिकली हम लोग ब्रीथ का क्षेत्रफल वाला बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ब्रीथ का बात करेंगे। स्पर्श रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, जब दो ब्रीथ आपस में एक दूसरे से स्पर्श करता है बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है, हम लोग उसमें इस सब का चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ। निश्चित दूरी से, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ। तो ये हो गया हमारे पास ब्रीथ। ठीक है, चलिए ये ब्रीथ हो गया। और केंद्र से परिधि तक के जो बीच का दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक का जो ब्रीथ के परिधि तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और एक ब्रीथ हमारे सतह को क्या करता है, दो भाग में बांट देता है। इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्भाग, एक्सटर्नल पार्ट होता है ये, और ये होता है हमारा अंतःभाग। ठीक है, यदि कोई पॉइंट हमारा मान लीजिए एक है P जो ब्रीथ के बाहर स्थित है, और दूसरा पॉइंट एक है Q जो ब्रीथ के अंदर स्थित है, और एक अन्य पॉइंट है मान लीजिए A जो ब्रीथ के ऊपर स्थित है, तो क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखिए। ब्रीथ का केंद्र मान लीजिए हमारे पास है O, क्या है, O है। तो देखिए यदि कोई बिंदु कहाँ है, बाहर स्थित होगा। ठीक है, यदि कोई बिंदु बाहर स्थित होगा तो वह जो होगा त्रिज्या से क्या होना होगा, उसका लंबाई बड़ा होगा। यानी बाहर कब स्थित होगा, जब OP बड़ा हो जाए हमारा किससे, R से। ठीक है, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, बहिर्भाग को ये बताएगा, या बाह्य भाग। ठीक है, और यदि कोई बिंदु अंदर में, जैसे OQ मान लीजिए किधर, OQ जब छोटा हो गया R से, R यहाँ तक है, OQ तो छोटा ही हो गया, क्योंकि R यहाँ तक जाएगा तब नहीं, वृत्त के अंदर है तो छोटा हो गया। तो ये कौन सा भाग बताएगा, अंतः भाग बताएगा। ये बताएगा हमको अंतः भाग। क्लियर है। और यदि हमारा OA ये क्या हुआ, इक्वल हो गया R के, तो ये कहाँ होगा, वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। तो वह बिंदु कहाँ होगा, वृत्त की परिधि पर। क्लियर है। तो ये हमारा एक वृत्त पूरे हमारे किसी समतल को क्या करता है, तीन भागों में विभाजित कर देता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वृत्त से। यह मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। वैसा लाइन जो वृत्त को क्या कर रहा है, परिधि को मिला रहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ये जीवा हमारा यहाँ भी हो सकता है, ये जीवा हमारा यहाँ भी हो सकता है। इस तरह से हमारे वृत्त में क्या होगा, अनंत जीवाएं हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा जीवा होगा जो केंद्र से गुजरेगा, और वो वाला हमारा सबसे लंबा होगा। इससे लंबा वो, उससे लंबा वो, उससे लंबा वो, और सबसे लंबा केंद्र। इससे फिर आगे जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा। तो जो सबसे लंबी जीवा होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है, वृत्त का जो सबसे लंबी जीवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। क्लियर है। ये वाला जो हमारा पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। तो क्या पॉइंट आया, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है।
वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है वही क्या कहलाता है हमारा व्यास। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, सभी जीवा जो है हमारा व्यास नहीं है, सभी जीवा व्यास नहीं है, लेकिन व्यास भी हमारा एक जीवा है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है जीवा है, लेकिन सब जीवा व्यास हुआ क्या नहीं, एक तो जीवा हुआ ये वाला जो व्यास है। तो सभी जीवा व्यास नहीं है, लेकिन व्यास एक जीवा है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। सभी जीवा व्यास नहीं होती है, परंतु व्यास एक जीवा, व्यास एक जीवा होती है। जीवा को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो सभी जीवा व्यास नहीं होती है, यानी ऑल कॉर्ड आर नॉट डायमीटर बट डायमीटर इज ए कॉर्ड। ठीक है, चलिए, और जो सबसे हमारा लंबा कॉर्ड होता है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एक वृत्त में हमारे पास कितना जीवा हो सकता है। एक वृत्त में अगर हम बात करें तो एक वृत्त में इस तरह से कितना जीवा खींच सकते हैं हम लोग, अनंत जीवा होगा। अगर बात करें एक वृत्त में हम लोग व्यास की, तो व्यास भी कितना होगा अनंत। इधर से है, अगर मान लीजिए ये वाला इधर से होता है, इधर से होता है, ऐसे होता है, तो ये कितना हो जाएगा अनंत। देखिए किस तरह से हम कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, तो ये सारा का सारा हमारा व्यास है। केंद्र से गुजरने वाली सभी जीवाएं व्यास हो जाएगी। तो एक वृत्त में और हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट बनता है इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये हमारा सभी बोर्ड में काम आएगा, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशल किसी बोर्ड का नहीं है, और न ही ये स्पेशल हमारा एनसीईआरटी है। ये सब कोई भी बुक बना सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन ये हमारा जनरल है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ से ऑब्जेक्टिव या जहाँ पे हमारा मेन पार्ट जो होता है उसका, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालता है, या जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जिसको हम समझना चाहते हैं, जिसको समझ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा यहीं से वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है। चलिए, एक वृत्त में तो कितने जीवाएं हो सकती है, अनंत जीवाएं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एक वृत्त में अनेक जीवा कॉमा त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी अनंत हो सकता है। यही मान लीजिए वृत्त है, यहाँ से अगर हाफ रहेगा, हाफ हाफ, त्रिज्या भी अनंत होगा। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त में अनेक जीवा, अनेक त्रिज्या तथा अनेक जीवा, अनेक त्रिज्या तथा अनेक क्या हो जाएगा, व्यास होता है। अनेक व्यास होता है। क्लियर है। तो एक वृत्त में हमारे पास अनेक जीवा, अनेक त्रिज्या और अनेक व्यास होती है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं प्रतिच्छेदी क्या होता है। अब देखिए आपके पास तीन सिचुएशन होगा, एक वृत्त और एक रेखा। दोनों हमारे समतल में तीन ही तरह से एडजस्ट कर सकता है। किस तरह से, एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा है तो समतल में तीन तरह से रह सकता है। पहला, या तो दोनों एक दूसरे से दूर रहेगा, क्रॉस नहीं करेगा, काटेगा नहीं। दूसरा, जब दोनों से टच किया हुआ रहेगा, सिर्फ सटा हुआ है, काट नहीं रहा। तीसरा, जब क्रॉस कर देगा, चाहे थोड़ा ज़्यादा क्रॉस करे, कम क्रॉस करे, लेकिन रहेगा इसी तरह स्थिति। तो जो सबसे पहला वाला स्थिति, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है और नहीं काट रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी। इसको क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं
स्पर्श बिंदु, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं स्पर्श बिंदु। और ये क्या करता है? स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कह सकते हैं हम लोग स्पर्श करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। ही हो गया और प्रतिच्छेदी रेखा। और जब दो बिंदु पर क्रॉस करता है एक रेखा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, या इसका एक और नाम है, हम लोग बोलते हैं इसको छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। जब एक रेखा एक वृत्त को एक बिंदु पर सिर्फ स्पर्श कर रहा है तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा, लेकिन जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। और जब एक रेखा किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या होता है? ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गया होगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब देखिए, एक वृत्त पर कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से करते जाइएगा नोट। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। यह हो गया हमारा वृत्त। ठीक, आप यहाँ पे एक बिंदु पकड़िए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, एक बिंदु यहाँ पे पकड़िए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। और इस वृत्त पे जब अनंत बिंदु है, 1 2 3 4 इस तरह करते करते अनंत है, तो अनंत रेखा भी तो स्पर्श खींचा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 2 3 नहीं, अनंत। क्लियर है? तो एक वृत्त में हमारे पास अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब क्या है। अगर बिंदु हमारा वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच पाएंगे? ठीक है, यदि बिंदु कहाँ हो? हमारा वृत्त के अंदर स्थित हो। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। ठीक है, कैसे? इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की शून्य क्या? वृत्त के अंदर तो स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। चलिए, यह हमारा हो गया एक वृत्त और बिंदु कहाँ हो गया? वृत्त के अंदर। आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो आप यहाँ से किधरों भी खींचना चाहेंगे स्पर्श रेखा तो वह वृत्त को क्या करेगा? प्रतिच्छेद ही कर देगा, क्योंकि जब वृत्त के अंदर से गुजरेगा तो वह किसी न किसी भी कीमत से दो बिंदु पर क्रॉस करेगा ही करेगा। इसलिए इस स्थिति में स्पर्श रेखा हमारे पास कितना हो जाएगा? स्पर्श रेखा बराबर 0।
क्लियर है। और यदि बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब कितना स्पर्श रेखा होगा, और यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तब कितना स्पर्श रेखा होगा, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, यदि बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 1। कैसे होगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं फिगर से। ये हो गया बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अब कोई कह रहा होगा सर थोड़ा टेढ़ा करके खींच देंगे, तो लीजिए वो भी खींच ही देते हैं, हम डॉट डॉट लाइन से खींचते हैं। कोई कहेगा हल्का सा टेढ़ा करेंगे सर, तो हल्का सा टेढ़ा करते हैं। देखिए थोड़ा सा भी टिल्ट कर देंगे तो यह हमारा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो जब हमारा बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो, वृत्त के ऊपर मतलब परिधि पर, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, तो स्पर्श रेखा की संख्या हो जाएगी हमारा 1। क्लियर है। थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 2। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा। कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यह एक वृत्त हो गया हमारे पास, और एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए स्थित है, ठीक। यहाँ पर अगर स्थित है तो समझिए ये स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, 2। कैसे, इस बिंदु यहाँ पर तो कोई ना कोई एक बिंदु होगा ना, कोई बिंदु जो कि इसको प्रतिच्छेद नहीं करे, और इसको यहाँ से हम लोग मिला सकते हैं, उधर आगे निकल जाएगा ये टच करके। तो एक स्पर्श रेखा इधर और दूसरा एक इधर भी तो कोई बिंदु होगा, तो दूसरी स्पर्श रेखा हमारा निकल जाएगा इधर। तो कोई बिंदु अगर हमारा कहाँ पे स्थित हो, और ये हमारा मान लीजिए केंद्र है, तो ये हो गया हमारे पास P, ये मान लीजिए A और ये B। तो इस केस में स्पर्श रेखा हमको कितना मिल गया, 2। यदि बिंदु हमारा कहाँ स्थित था, वृत्त के बाहर, तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा हमारे पास हो गया कितना, 2। क्लियर है। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। पहले स्पर्श रेखा पर जो हमारा त्रिज्या होती है वो हमेशा हमारा लंब होता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे पास वृत्त, ये हो गया हमारे पास स्पर्श रेखा M N, और ये केंद्र है O, यहाँ से चले आया ये P, तो ये क्या हो गया, लंब। हमेशा त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होता है, लंब होता है। कहने का मतलब है कि OP लंब MN होगा। क्लियर है। और क्यों लंब होगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये वाला हम इधर कहीं इसको मैच कराते हैं, इसका नाम दे दिए हम लोग कुछ क्यों, तो OQ की लंबाई OP से बड़ा होगा, और नज़दीक आइए, इससे बड़ा होगा। करते 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 आप आएंगे तो OP पर क्या होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगा। O और P के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, OQ नहीं होगा, O यहाँ पे भी नहीं होगा, इधर भी कोई बिंदु रेखा नहीं होगा, ये होगा OP। इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर लंब होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो इसमें 2 स्पर्श रेखा होता है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। कुछ बोले तो इसमें स्पेशल करें कैसे, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। चलिए इसमें हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेंगे। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहले भी देख चुके हम लोग, तथा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान। क्या होगी, समान होगी। अब देखिए हमारे पास ये हो गया एक वृत्त P है, बाहर में कोई स्थित बिंदु, एक स्पर्श रेखा खिंचाया PB, दूसरा स्पर्श रेखा खिंचाया PA। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं केंद्र से, ठीक। और ये इसको डॉट 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 उधर में मिला दिए। अब देखिए हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि क्यों दोनों समान होगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज
AOP तथा त्रिभुज BOP में, क्लियर है? AOP ऊपर वाला और BOP नीचे वाला त्रिभुज, इसमें हम लिख सकते हैं AO बराबर BO। कहाँ से होगा ये दोनों बराबर? तो आपस में ये क्या है हमारा? त्रिज्या है वृत्त का, ठीक। अब हम कह सकते हैं कोण OAP बराबर होगा कोण OAP बराबर होगा OBP, कोण OBP। क्यों? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्या कारण देंगे? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, हो गया। और OP बराबर OP लिख सकते हैं, OP बराबर OP। क्यों? ये दोनों में है, और दोनों में तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। और इस स्थिति से अगर थोड़ा सा पीछे अगर ले जाएं माइंड को और सोचें, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वांग समता, कन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP के। कौन सा नियम से? तो SAS या समकोण त्रिभुज है, जिसको हम लोग RHS भी यूज करते हैं, नहीं SAS भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, SAS, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर SAS से दोनों बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो AP होगा और जो BP होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कह सकते हैं AP बराबर BP। कहाँ से? CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला कोण है वही सेम मान होगा इस कोण का भी, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा ना। मान लीजिए अगर ये हमारा क्या था x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, और ये कोण अगर हमारे पास है y, तो ये वाला भी कोण हमारे पास क्या हो जाएगा y, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, इससे हमारे पास कुछ और भी रिलेशन आएगा। ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है और सर्वांगसम है, इसलिए दोनों की स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि त्रिभुज AOP जो है एक समकोण त्रिभुज है। और क्यों समकोण है आप लोग समझ रहे हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमारा लंब होती है। हम लोग जस्ट इसके पीछे भी देखें तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस पर में भी कुछ होता है। पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ क्या बोलते हैं हम लोग? आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हाइपोटेनस किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। तो 90 डिग्री यहाँ हमारा कौन है? ए 90 डिग्री है, तो उसके सामने कौन सा भुजा पड़ रहा है इस त्रिभुज में AOP में? OP। तो OP का जो स्क्वायर होगा ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके पास? B का स्क्वायर। तो B हमारे पास क्या है? किसी को भी B मान लेते हैं, OA को मान लेते हैं B, OA का स्क्वायर प्लस P मान लेते हैं OP को, तो ये हो जाए AP को, तो हो जाएगा ये AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर। यहाँ से बिहार बोर्ड हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है। क्या करेगा? आपको AP का वैल्यू दे देगा, OA का वैल्यू दे देगा, और एक तो किसी का मान पूछ लेगा। या तो कभी इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसका मान पूछ लेगा, किसी दो को दिया रहेगा और एक का मान पूछेगा। उसमें जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है? लड़का को लगता है कि यहाँ पे समकोण है, ये वाला समकोण नहीं है, उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो हमारा ये लंब होगा, हमेशा कर्ण जो होगा बीच वाला ही होगा। और एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसमें निष्कर्ष निकाल के? ये पहला निष्कर्ष तो ये निकाला हमारा पास, क्या निकाला कि AP और BP हमारा क्या होगा? बराबर होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई। दूसरा निष्कर्ष हम लोग क्या इसमें कंक्लूजन निकाले कि त्रिज्या का स्क्वायर और ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर है वो दोनों बराबर हो जाएगा किसके? ये OP के स्क्वायर के बराबर। और एक तीसरा रिलेशन क्या निकलेगा? अगर त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए?
180 डिग्री। तो तीसरा रिलेशन क्या निकलेगा इसमें कि कौन त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में कौन A प्लस कौन O प्लस कौन P बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए तो कौन A हमारा क्या है 90 डिग्री, प्लस कौन O क्या है, कौन O को हम लोग माने हैं उधर x, कौन O मतलब AOP, पूरा वाला O का हम बात नहीं कर रहे हैं, AOP का बात कर रहे हैं उसको x, प्लस कौन P कौन है, हम पूरा कौन P का बात नहीं कर रहे हैं, त्रिभुज AOP में बात कर रहे हैं P का, तो क्या हो जाएगा ये APO, ये है हमारा y, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ से हम लोग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री था उधर, और ये वाला 90 उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या बच गया x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपको एक कोण का मान दे देगा, ठीक है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, किसी तरह से भी आपको एक कोण का मान दे देगा और पूछ लेगा कि पूरे कोण का मान बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रिलेशन यहाँ भी हमको पता चल गया कि x प्लस वाई का मान हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। और एक इसका लास्ट पहला था, ये दूसरा कंक्लूजन था, ये हमारा तीसरा कंक्लूजन था, और इससे एक और निकलेगा लास्ट फोर्थ चौथा कंक्लूजन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या निकलेगा इसमें। इस पूरे कोण का नाम क्या हो जाएगा AOB। चलिए AOBP एक हमारा चतुर्भुज है, लिखते हैं चतुर्भुज AOBP में। AOBP हमारा एक क्या है चतुर्भुज है, AOBP हमारा एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण A, ये वाला कोण, प्लस कोण O, यानी ये पूरा कोण, इस बार हम x का बात नहीं कर रहे हैं, जब चतुर्भुज AOBP ले लिए तो ये पूरा कोण का बात कर रहे हैं O का, तो कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P, सब मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके देखिएगा ये पार्ट, यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता है, नहीं तो आप पीछे किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर है तो आप उठा के देख सकते हैं। जो पार्ट अभी बता रहे हैं इस पार्ट से बहुत ये भी आई है, ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा इसको। AOBP तीनों चारों कोनों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए A हमारा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती थी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और B भी हमारा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती थी, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो कोण A के जगह हम लोग रख सकते हैं क्या 90 डिग्री, प्लस O का वैल्यू नहीं पता, प्लस कोण B के जगह भी हम लोग रख सकते हैं इसका मान 90 डिग्री, प्लस कोण P का वैल्यू नहीं पता, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस ये 90 90 180 इधर हो जाएगा तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इस रिलेशन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं। आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो हम एक क्वेश्चन आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आपको क्या करेगा, यह एक वृत्त दे दिया, एक स्पर्श रेखा आपको बना दिया गया, और आपको इस कोण का मान दे दिया कभी 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको क्या किया, बोल दिया इस पूरे कोण का मान बताइए। ये मान लीजिए A है, ये O है, ये B है और ये P है, और आपको पूछ दिया पूरा कोण का मान बताइए, कोण P का मान क्या होगा, या पूछ देगा आपको ये वाला कोण क्या होगा, किसी को भी पूछ सकता है। ये हम मान लेते हैं ये वाला हमको कोण P पूछा, तो हम क्या देखे थे इसमें कि कोण O प्लस कोण P हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। देखिए O प्लस P 180 डिग्री होता है हमेशा, प्रूफ भी आप लोग देख सकते हैं। तो O प्लस P अगर 180 होता है, हमको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वसम होता है। तो वैसे भी देखिए अगर ये त्रिभुज है तो आप ऊपर वाला आधा को निकाल सकते हैं, कितना त्रिभुज है तो इन दोनों का जोड़ हम बोले थे हमेशा x और y माने थे, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए था 90। देखिए x प्लस वाई का मान हमेशा कितना होता है 90, तो ये 30 है तो वो कितना हो जाएगा 60। या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, लिख सकते हैं कोण O बराबर 2 गुना 30 हो जाएगा हमारे पास,
ऑब्जेक्टिव के केस के लिए हम बात कर रहे हैं, ये मेथड बनाने का हम लोग जब देखेंगे एग्जांपल तो वहाँ देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ये 30 है तो नीचे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 30 होगा सेम, क्योंकि दोनों सर्वांग सम होता है, तो 30 दूना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए हमको पता है कि कोण O प्लस कोण P हमारा क्या होता है 180 डिग्री, इसीलिए कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण O, और O का वैल्यू है कितना 60 डिग्री, तो ये कोण P निकल गया हमारे पास 120 डिग्री। 3 से 4 नंबर का हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, एक ये वाला पार्ट से और एक ये वाला पार्ट से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कितने स्पर्श रेखा होगा उसमें, जो क्या होगा उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग क्या है ये। दो वृत्त की विभिन्न स्थितियां एवं उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। जब दो वृत्त है उसका विभिन्न विभिन्न स्थिति है, कभी दोनों एक दूसरे से दूर है, कभी एक दूसरे से सटा है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कभी एक दूसरे को अंदर से सटा हुआ है, कभी एक दूसरे का संकेंद्रीय है, तो स्थिति समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन है अप्रतिच्छेदी वृत्त, जब वृत्त एक दूसरे से दूर दूर हो, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, उस स्थिति में कितना स्पर्श रेखा होगा जो हम लोग खींच सकते हैं और वो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ऐसे तो इसमें अनंत खींच सकते हैं, इसमें भी अनंत, लेकिन वही वाला का बात करना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए तो हम खींचने का कोशिश करते हैं, आप लोग भी मन में सोचिए थोड़ा कि कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। हम आपको कुछ खींच दे रहे हैं, 1 2, आगे निकल जाएगा उधर, ये भी उधर आगे निकलेगा, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। और खींचा जा सकता है क्या, और देखिए इधर से भी तो खींचा जा सकता है एक स्पर्श रेखा, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा हमारे पास इधर से खींचा जा सकता है। तो यदि दो बिंदु हमारा अप्रतिच्छेदी वृत्त हो तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो उभयनिष्ठ हो, ऐसी स्पर्श रेखा की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4, ठीक है। अब बताइए इस केस में कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो उभयनिष्ठ हो, जब बाहरी स्पर्शीय हो, जब बाहरी स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर आप ध्यान दें, देखिए एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा हमारे पास नीचे, और भी चांसेस है क्या इसमें स्पर्श रेखा के खींच देने का, एक और चांस है, कौन वाला, ठीक ये बीचों बीच। तो ये हमारे पास कितना स्पर्श रेखा खींचा गया, जब बाह्य स्पर्शीय वृत्त है तो स्पर्श रेखा की संख्या इसमें हो गया 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी वृत्त जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तब स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं हम लोग, एक और एक खींच सकते हैं हम लोग नीचे से 2, और कोई चांसेस है जहां से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और जो दोनों में कॉमन हो, कोई चांस नहीं मिलेगा, आप इसमें ट्राई करके देखिए। तो कितना हो गया ये हमारे पास 2। अब एक बच गया अंतःस्पर्शीय वृत्त, जब दो वृत्त आपस में अंतर से स्पर्श कर रहा है, उसमें था ये बाहर से सट रहा था, ये अंदर से स्पर्श कर रहा है, इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना हो जाएगा, एक ही स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि कोई बिंदु है ही नहीं जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक ही बिंदु है। अगर कहीं से भी खींचना चाहेंगे अब इधर तो क्या हो जाएगा, एक के लिए स्पर्श रेखा बनेगा तो हो सकता है दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगा, छेदक। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा की संख्या जो उभयनिष्ठ है 1। और संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, वृत्तों का वैसा समूह जिसका केंद्र 1 हो, वृत्तों का वैसा समूह जिसका केंद्र 1 हो, सभी वृत्तों को, उसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो एक ही केंद्र का, इस केंद्र के लिए छोटा वाला भी वृत्त और बड़े वाले के लिए, इसमें अगर हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचने जाएं तो कितना हो जाएगा 0। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हो जाएगा इसमें 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर है, और हम पहले भी देखे थे कि किसी भी वृत्त के अंदर से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कितना खींचा जाएगा 0, और ये छोटा वाला वृत्त का हर बिंदु बड़े वृत्त के अंदर स्थित है, तो बड़ा वृत्त के लिए कोई ऐसा छोटे बिंदु से नहीं खींचा जा सकता है, वृत्त के बिंदु से जो बड़े वृत्त के लिए क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो इसके लिए स्पर्श होगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये छेदक रेखा बन जाएगी, इसीलिए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो गया 0। कोई दिक्कत है, चलिए अब छोटा छोटा सा कुछ पॉइंट बचा, इसको हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर के हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं अब। चलिए
अब इस स्थिति को समझते हैं, क्या कह रहा है, दो वृत्त की स्थितियां एवं केंद्र के बीच दूरी, यानी दो हमको सर्किल दिया हुआ है और दोनों का क्या है, डिफरेंट सिचुएशन दिया है, और कह रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो चलिए यहाँ पर अगर इस स्थिति में जब क्या हो, वृत्त बाह्य स्पर्श हो, तो यहाँ पे जो हमारा केंद्र है दोनों, उसके बीच का दूरी क्या होगा, ए बी, और ए बी जो है केंद्र के बीच का दूरी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से R1 उधर से R2, तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, यानी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग। कब, जब वृत्त हमारा बाह्य स्पर्श हो, और जब वृत्त हमारा अंतः स्पर्श हो, तो इस सिचुएशन में अगर दोनों वृत्त का केंद्र फिर से ए और बी है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक है R2 और ये है हमारा R1, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी यहाँ हो जाएगा दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अंतर। जब बाह्य स्पर्शी तो दोनों के केंद्र के बीच का दूरी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग, और जब अंतः स्पर्शी तो दोनों वृत्त, तब केंद्र के बीच का दूरी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अंतर। और जब दो वृत्त d दूरी पर स्थित हो, जब दो वृत्त क्या हो हमारा d दूरी पर स्थित हो, कुछ न कुछ दूरी पर है स्थित, मान लीजिए इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं d दूरी पर स्थित है। इस केस में अगर हमको बात करें कि दोनों के केंद्र का बीच का दूरी क्या होगा, तो दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग प्लस दोनों वृत्त जितने दूरी पर स्थित है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो दोनों के केंद्र का बीच का दूरी मिल जाएगा। और यदि दो वृत्त हमारा संकेंद्रीय है, संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही जगह पर हो, तो उस स्थिति में संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 0। संकेंद्रीय वृत्त अगर रहा, संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी हो जाएगा 0, ठीक है, बीच की दूरी बराबर 0, क्योंकि जब दो वृत्त संकेंद्रीय है तो दोनों का केंद्र एक ही जगह पर सिचुएटेड है, और जब दोनों का वृत्त का केंद्र एक ही जगह सिचुएटेड है तो उसका केंद्र के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब इसका एक आखिरी पॉइंट देखेंगे हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया वृत्त का एक जीवा ए और बी, और मान लीजिए हम यहाँ से एक लंब डाल दिए पी, ये केंद्र था ओ। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा था, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा पर अगर हम लोग लंब डाल दिए तो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी अगर हमको दिया हो कभी भी कि ओ पी लंब ए बी है, ए बी तो जीवा है, अगर है तो सिचुएशन क्या आएगा बाहर, ए पी बराबर बी पी होगा। यदि लंब है तो ए पी बराबर बी पी होगा। क्लियर है? अब चलिए देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, उसको कहते हैं हम लोग समदूरस्थ। केंद्र से समदूरस्थ जीवा की लंबाई समान होती है, ठीक, केंद्र से समदूरस्थ जीवा की लंबाई समान होती है। मान लीजिए ये हमारा केंद्र है और ये हमारा दो जीवा है, ये x दूरी पर है और ये y दूरी पर है, और हमको दिया है ये a b और ये मान लीजिए c और d है। क्या बोला कि केंद्र से समदूरस्थ जीवा यानी समान दूरी पर स्थित हो तो जीवा की लंबाई भी क्या होगा, समान होगा। यानी कहने का मतलब है इसका, यदि x बराबर y हो, हमको क्वेश्चन में दिया हो कि x बराबर y है ना, समदूरस्थ जीवा, यदि ये बात हमको दे दिया है कि दोनों जीवा की दूरी केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है, तो अगर वैसा है तो क्या होगा, दोनों की लंबाई भी समान होगी, यानी ए बी बराबर सी डी होगा। क्लियर है? अगर x बराबर y है, यानी x से मतलब क्या है, केंद्र से पहले जीवा की दूरी उधर ए बी का और केंद्र से सी डी का दूरी ये y है, और यदि दोनों समदूरस्थ है, x बराबर y है तभी तो समदूरस्थ होगा, तो उस स्थिति में ए बी और सी डी बराबर होगा। और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, तीसरा लाइन देखिए क्या कह रहा है, समान लंबाई का जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। और यदि हमको इसका अपोजिट दिया हो, यदि हमको दिया हो कि ए बी बराबर सी डी है,
ए बी बराबर सी डी है, यानी जीवा की लंबाई समान है, तो वह केंद्र से समदूरस्थ होगा, तो x बराबर y होना पड़ेगा। क्लियर है? आप लोग को एक नए अंदाज में पूरे वृत्त का कॉन्सेप्ट समझने को मिला होगा, एकदम पूरा यूनिक। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको व्यर्थ जाने नहीं दीजिए, इसको आप लोग ध्यान से जितना हो सके आप लोग इसका क्या करिए, बेनिफिट उठाइए और कोशिश करिए इसको समझने का। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये कलेक्शन करके इंट्रोडक्शन हम बनाते हैं हर चैप्टर का। ठीक है, एक छोटा से छोटा जहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हम छोटे छोटे पार्ट का ध्यान रखते हुए सारे वीडियो को बनाते हैं। उसमें ये हमारा टारगेट नहीं रहता है कि ये सिर्फ एनसीईआरटी होगा या भारतीय भवन का बुक होगा, आप ये सब बुक में काम आएगा इंट्रोडक्शन आपका। ठीक है, और सॉल्यूशन का पार्ट तो हम अलग से आपको बना ही देते हैं सारा। तो इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक कमेंट तो बनता है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि इससे जो बेनिफिट होगा उसको भी मिल सके। कहता है ना कि ये ऐसा धन है कि जितना इसको आप क्या करिएगा, खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। ये हमारा बैंक बैलेंस नहीं है कि बैंक में रख दिए इसका इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। ठीक है, ये जितना आप खर्च करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। मतलब होगा क्या, आप ग्रुप डिस्कस होगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तभी तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। थैंक यू। अब देखिए, एक वृत्त पर कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से करते जाइएगा नोट। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यह हो गया हमारा वृत्त। ठीक, आप यहाँ पे एक बिंदु पकड़िए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, एक बिंदु यहाँ पे पकड़िए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, और इस वृत्त पे जब अनंत बिंदु है, 1 2 3 4 इस तरह करते करते अनंत है, तो अनंत रेखा भी तो स्पर्श खींचा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 2 3 नहीं, अनंत। क्लियर है? तो एक वृत्त में हमारे पास अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब क्या है। अगर बिंदु हमारा वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। ठीक है, यदि बिंदु कहाँ हो, हमारा वृत्त के अंदर स्थित हो। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। ठीक है, कैसे, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की शून्य क्या, वृत्त के अंदर तो स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। चलिए, यह हमारा हो गया एक वृत्त, और बिंदु कहाँ हो गया, वृत्त के अंदर। आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो आप यहाँ से किधरों भी खींचना चाहेंगे स्पर्श रेखा, तो वह वृत्त को क्या करेगा, प्रतिच्छेद ही कर देगा। क्योंकि जब वृत्त के अंदर से गुजरेगा तो वह किसी न किसी भी कीमत से 2 बिंदु पर क्रॉस करेगा ही करेगा। इसलिए इस स्थिति में स्पर्श रेखा हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा बराबर 0। क्लियर है? और यदि बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब कितना स्पर्श रेखा होगा, और यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तब कितना स्पर्श रेखा होगा, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, यदि बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 1। कैसे होगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं फिगर से। ये हो गया
बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अब कोई कह रहा होगा सर थोड़ा टेढ़ा करके खींच देंगे, तो लीजिए वो भी खींच ही देते हैं, हम डॉट डॉट लाइन से खींचते हैं। कोई कहेगा हल्का सा टेढ़ा करेंगे सर, तो हल्का सा टेढ़ा करते हैं, देखिए थोड़ा सा भी टिल्ट कर देंगे तो यह हमारा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो जब हमारा बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो, वृत्त के ऊपर मतलब परिधि पर, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी? तो स्पर्श रेखा की संख्या हो जाएगी हमारा 1। क्लियर है? थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? 2। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा। कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यह एक वृत्त हो गया हमारे पास और एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए स्थित है, ठीक। यहाँ पर अगर स्थित है तो समझिए ये स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी? 2। कैसे? इस बिंदु यहाँ पर तो कोई ना कोई एक बिंदु होगा ना, कोई बिंदु जो कि इसको प्रतिच्छेद नहीं करे, और इसको यहाँ से हम लोग मिला सकते हैं, उधर आगे निकल जाएगा ये टच करके। तो एक स्पर्श रेखा इधर और दूसरा एक इधर भी तो कोई बिंदु होगा, तो दूसरी स्पर्श रेखा हमारा निकल जाएगा इधर। तो कोई बिंदु अगर हमारा कहाँ पे स्थित हो और ये हमारा मान लीजिए केंद्र है, तो ये हो गया हमारे पास P, ये मान लीजिए A और ये B। तो इस केस में स्पर्श रेखा हमको कितना मिल गया? 2। यदि बिंदु हमारा कहाँ स्थित था? वृत्त के बाहर। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा हमारे पास हो गया कितना? 2। क्लियर है? चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, और इसमें कुछ कुछ खास बात होता है स्पेशल इसके लिए, ठीक है। इसका हम लोग उस सारे बात का एक एक करके थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। पहले स्पर्श रेखा पर जो हमारा त्रिज्या होती है वो हमेशा हमारा लंब होता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे पास वृत्त, ये हो गया हमारे पास स्पर्श रेखा M N, और ये केंद्र है O, यहाँ से चले आया ये P, तो ये क्या हो गया? लंब। हमेशा त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होता है? लंब होता है। कहने का मतलब है कि OP लंब MN होगा। क्लियर है? और क्यों लंब होगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये वाला हम इधर कहीं इसको मैच कराते हैं, इसका नाम दे दिए हम लोग कुछ क्यों, तो OQ की लंबाई OP से बड़ा होगा, और नज़दीक आइए, इससे बड़ा होगा। करते 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 आप आएंगे तो OP पर क्या होगा? सबसे न्यूनतम दूरी होगा। O और P के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा OQ नहीं होगा, O यहाँ पे भी नहीं होगा, इधर भी कोई बिंदु रेखा नहीं होगा, ये होगा OP। इसलिए वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ऊपर लंब होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो इसमें 2 स्पर्श रेखा होता है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। कुछ बोले तो इसमें स्पेशल करें कैसे, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। चलिए इसमें हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेंगे। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहले भी देख चुके हम लोग, तथा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? समान। क्या होगी? समान होगी। अब देखिए हमारे पास ये हो गया एक वृत्त P है, बाहर में कोई स्थित बिंदु, एक स्पर्श रेखा खिंचाया PB, दूसरा स्पर्श रेखा खिंचाया PA। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं केंद्र से, ठीक। और ये इसको डॉट 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 उधर में मिला दिए। अब देखिए हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि क्यों दोनों समान होगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, क्लियर है,
ए ओ पी ऊपर वाला और बी ओ पी नीचे वाला त्रिभुज। इसमें हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर बी ओ। कहाँ से होगा ये दोनों बराबर? तो आपस में ये क्या है हमारा? त्रिज्या है वृत्त का। ठीक, अब हम कह सकते हैं कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ ए पी बराबर होगा ओ बी पी। कोण ओ बी पी, क्यों? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्या कारण देंगे? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। हो गया। और OP बराबर OP लिख सकते हैं, OP बराबर OP। क्यों? ये दोनों में है, और दोनों में तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। और इस स्थिति से अगर थोड़ा सा पीछे अगर ले जाएं माइंड को और सोचें, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वांग समता, कन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP के। कौन सा नियम से? तो SAS या समकोण त्रिभुज है, जिसको हम लोग RHS भी यूज करते हैं। नहीं, SAS भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। SAS कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर SAS से दोनों बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो AP होगा और जो BP होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कह सकते हैं AP बराबर BP। कहाँ से? CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला कोण है वही सेम मान होगा इस कोण का भी, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा ना। मान लीजिए अगर ये हमारा क्या था x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x। और ये कोण अगर हमारे पास है y, तो ये वाला भी कोण हमारे पास क्या हो जाएगा? y, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, इससे हमारे पास कुछ और भी रिलेशन आएगा। ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है और सर्वांगसम है, इसलिए दोनों की स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि त्रिभुज AOP जो है एक समकोण त्रिभुज है। और क्यों समकोण है आप लोग समझ रहे हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमारा लंब होती है। हम लोग जस्ट इसके पीछे भी देखें तो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस पर में भी कुछ होता है। पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ क्या बोलते हैं हम लोग? आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हाइपोटेनस कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। तो 90 डिग्री यहाँ हमारा कौन है? ए 90 डिग्री है, तो उसके सामने कौन सा भुजा पड़ रहा है इस त्रिभुज में AOP में? OP। तो OP का जो स्क्वायर होगा ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके पास? B का स्क्वायर। तो B हमारे पास क्या है? किसी को भी B मान लेते हैं, OA को मान लेते हैं B, OA का स्क्वायर प्लस P मान लेते हैं OP को, तो ये हो जाए AP को, तो हो जाएगा ये AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर। यहाँ से बिहार बोर्ड हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है। क्या करेगा? आपको AP का वैल्यू दे देगा, OA का वैल्यू दे देगा और एक तो किसी का मान पूछ लेगा। या तो कभी इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसका मान पूछ लेगा, किसी दो को दिया रहेगा और एक का मान पूछेगा। उसमें जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है? लड़का को लगता है कि यहाँ पे समकोण है, ये वाला समकोण नहीं है, उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो हमारा ये लंब होगा, हमेशा कर्ण जो होगा बीच वाला ही होगा। और एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसमें निष्कर्ष निकाल के? ये पहला निष्कर्ष तो ये निकाला हमारा पास, क्या निकाला कि AP और BP हमारा क्या होगा? बराबर होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई। दूसरा निष्कर्ष हम लोग क्या इसमें कंक्लूजन निकाले कि त्रिज्या का स्क्वायर और ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर है वो दोनों बराबर हो जाएगा किसके? ये OP के स्क्वायर के बराबर। और एक तीसरा रिलेशन क्या निकलेगा? अगर त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो तीसरा रिलेशन क्या निकलेगा इसमें कि कोण त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में कोण A प्लस कोण O
प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए तो कोण A हमारा क्या है 90 डिग्री, प्लस कोण O क्या है, कोण O को हम लोग माने हैं उधर x, कोण O मतलब AOP, पूरा वाला O का हम बात नहीं कर रहे हैं, AOP का बात कर रहे हैं उसको x, प्लस कोण P कौन है, हम पूरा कोण P का बात नहीं कर रहे हैं, त्रिभुज AOP में बात कर रहे हैं P का, तो क्या हो जाएगा ये APO, ये है हमारा y, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ से हम लोग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री था उधर, और ये वाला 90 उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या बच गया x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपको एक कोण का मान दे देगा, ठीक है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, किसी तरह से भी आपको एक कोण का मान दे देगा और पूछ लेगा कि पूरे कोण का मान बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रिलेशन यहाँ भी हमको पता चल गया कि x प्लस वाई का मान हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। और एक इसका लास्ट पहला था, ये दूसरा कंक्लूजन था, ये हमारा तीसरा कंक्लूजन था, और इससे एक और निकलेगा लास्ट फोर्थ चौथा कंक्लूजन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या निकलेगा इसमें। इस पूरे कोण का नाम क्या हो जाएगा AOB। चलिए AOBP एक हमारा चतुर्भुज है, लिखते हैं चतुर्भुज AOBP में। AOBP हमारा एक क्या है चतुर्भुज है, AOBP हमारा एक, तो हम लिख सकते हैं कोण A, ये वाला कोण प्लस कोण O, यानी ये पूरा कोण, इस बार हम x का बात नहीं कर रहे हैं, जब चतुर्भुज AOBP ले लिए तो ये पूरा कोण का बात कर रहे हैं O का, तो कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P, सब मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके देखिएगा ये पार्ट, यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता है, नहीं तो आप पीछे किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर है तो आप उठा के देख सकते हैं। जो पार्ट अभी बता रहे हैं इस पार्ट से बहुत ये भी आई है, ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा इसको। AOBP तीनों चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए ए हमारा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती थी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और बी भी हमारा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती थी, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो कोण ए के जगह हम लोग रख सकते हैं क्या 90 डिग्री, प्लस ओ का वैल्यू नहीं पता, प्लस कोण बी के जगह भी हम लोग रख सकते हैं इसका मान 90 डिग्री, प्लस कोण पी का वैल्यू नहीं पता, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री माइनस ये 90 90 180 इधर हो जाएगा तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इस रिलेशन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं। आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो हम एक क्वेश्चन आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आपको क्या करेगा, यह एक वृत्त दे दिया, एक स्पर्श रेखा आपको बना दिया गया, और आपको इस कोण का मान दे दिया कभी 30 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको क्या किया, बोल दिया इस पूरे कोण का मान बताइए। ये मान लीजिए A है, ये O है, ये B है और ये P है, और आपको पूछ दिया पूरा कोण का मान बताइए, कोण P का मान क्या होगा, या पूछ देगा आपको ये वाला कोण क्या होगा, किसी को भी पूछ सकता है। ये हम मान लेते हैं ये वाला हमको कोण P पूछा, तो हम क्या देखे थे इसमें कि कोण O प्लस कोण P हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। देखिए O प्लस P 180 डिग्री होता है हमेशा, प्रूफ भी आप लोग देख सकते हैं। तो O प्लस P अगर 180 होता है, हमको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग होता है। तो वैसे भी देखिए अगर ये त्रिभुज है तो आप ऊपर वाला आधा को निकाल सकते हैं, कितना त्रिभुज है तो ये दोनों का जोड़ हम बोले थे हमेशा x और y माने थे, तो ये दोनों का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए था 90। देखिए x प्लस वाई का मान हमेशा कितना होता है 90, तो ये 30 है तो वो कितना हो जाएगा 60। या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, लिख सकते हैं कोण O बराबर 2 गुना 30 हो जाएगा हमारे पास। ऑब्जेक्टिव के केस के लिए हम बात कर रहे हैं, ये मेथड बनाने का हम लोग जब देखेंगे एग्जांपल तो वहाँ देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ये 30 है तो नीचे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 30 होगा सेम, क्योंकि दोनों सर्वांग होता है, तो 30 दूना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए हमको पता है कि कोण O प्लस कोण P हमारा क्या होता है 180 डिग्री, इसीलिए कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण O, और O का वैल्यू है कितना 60 डिग्री, तो ये कोण P निकल गया हमारे पास 120 डिग्री।
3 से 4 नंबर का हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, एक ये वाला पार्ट से और एक ये वाला पार्ट से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कितने स्पर्श रेखा होगा उसमें, जो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग, क्या है ये। दो वृत्त की विभिन्न स्थितियां एवं उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। जब दो वृत्त है उसका विभिन्न विभिन्न स्थिति है, कभी दोनों एक दूसरे से दूर है, कभी एक दूसरे से सटा है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कभी एक दूसरे को अंदर से सटा हुआ है, कभी एक दूसरे का संकेंद्रीय है। तो स्थिति समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन है अप्रतिच्छेदी वृत्त, जब वृत्त एक दूसरे से दूर दूर हो, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, उस स्थिति में कितना स्पर्श रेखा होगा जो हम लोग खींच सकते हैं और वो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ऐसे तो इसमें अनंत खींच सकते हैं, इसमें भी अनंत, लेकिन वही वाला का बात करना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, तो हम खींचने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी मन में सोचिए थोड़ा कि कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। हम आपको कुछ खींच दे रहे हैं, 1 2, आगे निकल जाएगा उधर, ये भी उधर आगे निकलेगा, इससे हमको कोई में लेना देना है नहीं। और खींचा जा सकता है क्या? और देखिए इधर से भी तो खींचा जा सकता है एक स्पर्श रेखा, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा हमारे पास इधर से खींचा जा सकता है। तो यदि दो बिंदु हमारा अप्रतिच्छेदी वृत्त हो तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो उभयनिष्ठ हो? ऐसी स्पर्श रेखा की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4, ठीक है। अब बताइए इस केस में कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो उभयनिष्ठ हो, जब बाहरी स्पर्शीय हो, जब बाहरी स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर आप ध्यान दें, देखिए एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा हमारे पास नीचे। और भी चांसेस है क्या इसमें स्पर्श रेखा के खींच देने का? एक और चांस है, कौन वाला? ठीक ये बीचों बीच। तो ये हमारे पास कितना स्पर्श रेखा खींचा गया? जब बाह्य स्पर्शीय वृत्त है तो स्पर्श रेखा की संख्या इसमें हो गया 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी वृत्त जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तब स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं हम लोग? एक और एक खींच सकते हैं हम लोग नीचे से 2। और कोई चांसेस है जहां से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और जो दोनों में कॉमन हो? कोई चांस नहीं मिलेगा। आप इसमें ट्राई करके देखिए। तो कितना हो गया ये हमारे पास? 2। अब एक बच गया अंतःस्पर्शीय वृत्त, जब दो वृत्त आपस में अंतर से स्पर्श कर रहा है। उसमें था ये बाहर से सट रहा था, ये अंदर से स्पर्श कर रहा है। इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना हो जाएगा? एक ही स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि कोई बिंदु है ही नहीं जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक ही बिंदु है। अगर कहीं से भी खींचना चाहेंगे अब इधर तो क्या हो जाएगा? एक के लिए स्पर्श रेखा बनेगा तो हो सकता है दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगा? छेदक। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा की संख्या जो उभयनिष्ठ है 1। और संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? वृत्तों का वैसा समूह जिसका केंद्र 1 हो, वृत्तों का वैसा समूह जिसका केंद्र 1 हो, सभी वृत्तों को, उसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो एक ही केंद्र का, इस केंद्र के लिए छोटा वाला भी वृत्त और बड़े वाले के लिए, इसमें अगर हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचने जाएं तो कितना हो जाएगा? 0। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हो जाएगा इसमें 0। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर है। और हम पहले भी देखे थे कि किसी भी वृत्त के अंदर से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कितना खींचा जाएगा? 0। और ये छोटा वाला वृत्त का हर बिंदु बड़े वृत्त के अंदर स्थित है, तो बड़ा वृत्त के लिए कोई ऐसा छोटे बिंदु से नहीं खींचा जा सकता है, वृत्त के बिंदु से जो बड़े वृत्त के लिए क्या हो? स्पर्श रेखा हो। तो इसके लिए स्पर्श होगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा? ये छेदक रेखा बन जाएगी। इसीलिए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत है? चलिए अब छोटा छोटा सा कुछ पॉइंट बचा, इसको हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर के हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं अब। चलिए अब इस स्थिति को समझते हैं, क्या कह रहा है? दो वृत्त की स्थितियां एवं केंद्र के बीच दूरी, यानी दो हमको सर्किल दिया हुआ है और दोनों का क्या है? डिफरेंट सिचुएशन दिया है, और कह रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो चलिए यहाँ पर अगर इस स्थिति में जब क्या हो? वृत्त बाह्य स्पर्श हो, तो यहाँ पे जो हमारा केंद्र है दोनों, उसके बीच का दूरी क्या होगा? AB।
और ए बी जो है केंद्र के बीच का दूरी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से R1 उधर से R2, तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, यानी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग। कब, जब वृत्त हमारा बाह्य स्पर्श, और जब वृत्त हमारा अंतः स्पर्श हो, तो इस सिचुएशन में अगर दोनों वृत्त का केंद्र फिर से ए और बी है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक है R2 और ये है हमारा R1, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी यहाँ हो जाएगा दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अंतर। जब बाह्य स्पर्शी तो दोनों के केंद्र के बीच का दूरी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग, और जब अंतः स्पर्शी तो दोनों वृत्त, तब केंद्र के बीच का दूरी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अंतर। और जब दो वृत्त d दूरी पर स्थित हो, जब दो वृत्त क्या हो हमारा d दूरी पर स्थित हो, कुछ न कुछ दूरी पर है स्थित, मान लीजिए इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं d दूरी पर स्थित है। इस केस में अगर हमको बात करें कि दोनों के केंद्र का बीच का दूरी क्या होगा, तो दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग प्लस दोनों वृत्त जितने दूरी पर स्थित है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो दोनों के केंद्र का बीच का दूरी मिल जाएगा। और यदि दो वृत्त हमारा संकेंद्रीय है, संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही जगह पर हो, तो उस स्थिति में संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 0। संकेंद्रीय वृत्त अगर रहा, संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी हो जाएगा 0, ठीक है, बीच की दूरी बराबर 0, क्योंकि जब दो वृत्त संकेंद्रीय है तो दोनों का केंद्र एक ही जगह पर सिचुएटेड है, और जब दोनों का वृत्त का केंद्र एक ही जगह सिचुएटेड है तो उसका केंद्र के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब इसका एक आखिरी पॉइंट देखेंगे हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया वृत्त का एक जीवा ए और बी, और मान लीजिए हम यहाँ से एक लंब डाल दिए पी, ये केंद्र था ओ। क्लियर है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा पर अगर हम लोग लंब डाल दिए तो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी अगर हमको दिया हो कभी भी कि ओ पी लंब ए बी है, ए बी तो जीवा है, अगर है तो सिचुएशन क्या आएगा बाहर, ए पी बराबर बी पी होगा। यदि लंब है तो ए पी बराबर बी पी होगा। क्लियर है। अब चलिए देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, उसको कहते हैं हम लोग समदूरस्थ। केंद्र से समदूरस्थ जीवा की लंबाई समान होती है, ठीक, केंद्र से समदूरस्थ जीवा की लंबाई समान होती है। मान लीजिए ये हमारा केंद्र है और ये हमारा दो जीवा है, ये x दूरी पर है और ये y दूरी पर है, और हमको दिया है ये a b और ये मान लीजिए c और d है। क्या बोला कि केंद्र से समदूरस्थ जीवा यानी समान दूरी पर स्थित हो तो जीवा की लंबाई भी क्या होगा, समान होगा। यानी कहने का मतलब है इसका, यदि x बराबर y हो, हमको क्वेश्चन में दिया हो कि x बराबर y है ना, समदूरस्थ जीवा, यदि ये बात हमको दे दिया है कि दोनों जीवा की दूरी केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है, तो अगर वैसा है तो क्या होगा, दोनों की लंबाई भी समान होगी, यानी ए बी बराबर सी डी होगा। क्लियर है। अगर x बराबर y है, यानी x से मतलब क्या है, केंद्र से पहले जीवा की दूरी उधर ए बी का और केंद्र से सी डी का दूरी ये y है, और यदि दोनों समदूरस्थ है, x बराबर y है तभी तो समदूरस्थ होगा, तो उस स्थिति में ए बी और सी डी बराबर होगा। और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, तीसरा लाइन देखिए क्या कह रहा है, समान लंबाई का जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। और यदि हमको इसका अपोजिट दिया हो, यदि हमको दिया हो कि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, यानी जीवा की लंबाई समान है, तो वह केंद्र से समदूरस्थ होगा, तो x बराबर y होना पड़ेगा। क्लियर है। आप लोग को एक नए अंदाज में पूरे वृत्त का कॉन्सेप्ट समझने को मिला होगा, एकदम पूरा यूनिक। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं।
ठीक है। तो आप लोग जो है इसको व्यर्थ जाने नहीं दीजिए, इसको आप लोग ध्यान से जितना हो सके आप लोग इसका क्या करिए, बेनिफिट उठाइए और कोशिश करिए इसको समझने का। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये कलेक्शन करके इंट्रोडक्शन हम बनाते हैं हर चैप्टर का, ठीक है। एक छोटा से छोटा जहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हम छोटे छोटे पार्ट का ध्यान रखते हुए सारे वीडियो को बनाते हैं। उसमें ये हमारा टारगेट नहीं रहता है कि ये सिर्फ एनसीईआरटी होगा या भारतीय भवन का बुक होगा, आप ये सब बुक में काम आएगा इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। और सॉल्यूशन का पार्ट तो हम अलग से आपको बना ही देते हैं सारा। तो इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक कमेंट तो बनता है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि इससे जो बेनिफिट होगा उसको भी मिल सके। कहता है ना कि ये ऐसा धन है कि जितना इसको आप क्या करिएगा, खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। ये हमारा बैंक बैलेंस नहीं है कि बैंक में रख दिए इसका इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। ये जितना आप खर्च करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। मतलब होगा क्या, आप ग्रुप डिस्कस होगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तभी तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। थैंक यू।